40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के कामकाजी नियम। जी हाँ, वेतन कैसे तय होगा, ओवरटाइम का भुगतान कितना मिलेगा, महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति कैसी होगी, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को क्या नए हक मिलेंगे, नए लेबर कोड्स, इन सभी सवालों के जवाब पूरी तरह बदल देते हैं। देश के कारोबारी माहौल से लेकर आम कर्मचारियों की रोजमर्रा की नौकरी तक ये बदलाव हर जगह असर डालने वाले हैं। आखिर इन नए कोड्स में क्या ऐसा है जिसने भारत के श्रम कानूनों को दशकों बाद नई शक्ल दे दी है? आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो वेजेस कोड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। वेजेस कोड 2019। वेजेस कोड 2019 चार पुराने कानूनों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियमों को मिलाकर बनाया गया है। और इस कोड का मकसद वेतन से जुड़े सभी नियमों को सरल, साफ और पूरे देश में एक जैसा बनाना है, ताकि कर्मचारियों को समय पर और सही वेतन मिल सके और कंपनियों के लिए भी पालन करना आसान हो। आइए जानते हैं कि वेजेस कोड के नए प्रावधान क्या हैं और इनका कर्मचारियों और कंपनियों पर क्या असर होगा। यूनिवर्सल मिनिमम वेज। अब हर कर्मचारी न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी हकदार होगा, चाहे वो संगठित हो या असंगठित। पहले ये कानून केवल करीब 30% श्रमिकों पर लागू होता था। फ्लोर वेज। केंद्र सरकार एक न्यूनतम आधार वेतन तय करेगी जिससे कोई भी राज्य कम नहीं कर सकता। इससे पूरे देश में वेतन का एक समान न्यूनतम स्तर सुनिश्चित होगा। तो वहीं वेतन निर्धारण, जी हाँ, कर्मचारी का वेतन उसके कौशल, काम की प्रकृति और इलाके की परिस्थितियों के आधार पर तय होगा। इससे अलग अलग काम के हिसाब से उचित वेतन मिल सकेगा। तो वहीं लैंगिक समानता का भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। भर्ती या वेतन में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। समान काम का समान वेतन देना अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान भी करना होगा। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी वेतन श्रेणी में हो, वेतन समय पर मिलना जरूरी है। देर या अनाधिकृत कटौती पर कार्रवाई होगी। तो वहीं ओवरटाइम की बात आती है। ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को सामान्य वेतन की दोगुनी दर से भुगतान मिलेगा। ओवरटाइम तभी होगा जब कर्मचारी सहमत हैं। वेतन का दायित्व क्या होगा, ये भी जान लीजिए। कर्मचारियों का वेतन देना पूरी तरह नियोक्ता की जिम्मेदारी है। वेतन न देने पर संस्था बकाया रकम चुकाने की कानूनी रूप से जिम्मेदार होगी। पहली गलती पर समझौता होगा। अगर नियोक्ता पहली बार किसी छोटे उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वो जुर्माना भरकर मामला निपटा सकता है, लेकिन यही गलती दोबारा करने पर छूट नहीं मिलेगी। अपराध मुक्तिकरण। कुछ मामलों में जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो अधिकतम जुर्माने के 50% तक हो सकता है। इससे सजा कठोर होने के बजाय व्यवहारिक बनेगी। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, यानी कि ये कोड ट्रेड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्ड्स एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यूनियन प्रबंधन, श्रम विवाद समाधान और नौकरी से जुड़ी शर्तों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाना। आइए ये भी जान लेते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। तो फिक्स्ड टर्म रोजगार, समयबद्ध कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी वेतन और सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों जैसी ही मिलेंगी। 1 साल पूरा होने पर उन्हें ग्रेच्युटी का अधिकार भी मिलेगा। री स्किलिंग फंड, यानी कि छटनी किए गए कर्मचारियों को नया कौशल सीखने में मदद के लिए फंड बनाया गया है। इसमें हर हटाए गए कर्मचारी के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर रकम डाली जाएगी। यूनियन मान्यता। जिस यूनियन के पास 51% सदस्यता होगी उसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिलेगी। अगर ये मुमकिन न हो तो 20% सदस्य वाली यूनियनों को मिलकर वार्ता परिषद यानी नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। ये कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता से बात करेगी। वर्कर की नई परिभाषा क्या है, ये भी जान लीजिए। अब सेल्स प्रमोशन स्टाफ, पत्रकार और 18,000 रुपए तक का वेतन वाले सुपरवाइजरी कर्मचारी भी वर्कर माने जाएंगे। इससे इन्हें भी श्रम कानूनों की सुरक्षा दायरे में लाया गया है। उद्योग की विस्तृत परिभाषा भी जान लीजिए। किसी भी संगठित तरीके से होने वाले नियोक्ता कर्मचारी कामकाज को अब उद्योग माना जाएगा। कंपनी मुनाफा कमाती है या नहीं, इससे इसकी पहचान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छटनी सीमा में इजाफा भी होगा। अब
300 कर्मचारियों तक की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा 100 थी, राज्यों को चाहे तो इस सीमा को और बढ़ाने की भी छूट है। महिला प्रतिनिधित्व की बात भी सामने आई है। शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं की पर्याप्त और बराबर मौजूदगी जरूरी होगी। इसका मकसद है कि शिकायतों की सुनवाई और संवेदनशील और निष्पक्ष तरीके से हो सके। वर्क फ्रॉम होम की बात भी आ जाती है, तो सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां आपसी सहमति से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकती है। इससे कामकाज के लचीले तरीकों को बढ़ावा भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की अगर हम बात करें तो विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए 2 सदस्यों वाला ये ट्राइब्यूनल यानी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है बनाया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे। हड़ताल पर नोटिस भी देना होगा। किसी भी हड़ताल से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। इससे बातचीत और समाधान का समय मिल सकेगा। तो हड़ताल की परिभाषा है, अब समूह में एक साथ आकस्मिक अवकाश लेने को भी हड़ताल माना जाएगा। इसका मकसद अचानक काम रुकने जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना है। अपराध मुक्तिकरण की बात भी सामने आई है। छोटे उल्लंघनों पर अब जेल की बजाय मौद्रिक दंड लगाया जाएगा। इससे कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और गैर जरूरी कड़ी सजा से बचा जा सकेगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की अगर हम बात करें, ये कोड 9 अलग अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में जोड़ता है। इसमें ESIC, EPFO, मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और वृद्धावस्था से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं, ताकि हर तरह के श्रमिक को बुनियादी सुरक्षा मिल सके। आइए इसके भी कुछ प्रावधान जान लेते हैं। तो ESIC कवरेज पूरे भारत में, अब ESIC सिर्फ चुनिंदा सूचित क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। इससे ज़्यादा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। EPF जांच सीमा क्या है? EPF से जुड़ी जांच 5 साल के भीतर ही शुरू की जा सकेगी और इसे 2 साल में पूरा करना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर समय 1 साल से और 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं EPF अपील जो है, अपील भी इसकी जमा हो सकती है। EPFO के फैसले के खिलाफ अपील करने पर अब सिर्फ 25% रकम जमा करनी होगी। पहले ये बोझ 40 से 70% तक होता था, अब ये कम हो चुका है। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल हैं। अब गिग वर्कर, डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर भी सोशल सिक्योरिटी दायरे में आएंगे। इससे उन्हें भी बीमा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। सोशल सिक्योरिटी फंड की अगर हम बात करें तो असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभ देने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। यही फंड इन योजनाओं को वित्त देगा। वेतन की परिभाषा क्या होगी? वेतन में अब बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। इससे वेतन की गणना एक समान होगी। और निर्भर जनों की परिभाषा इसमें क्या रहेगी? तो देखिए, निर्भर परिवार के दायरे में अब तक मातृ पक्ष के दादा दादी भी शामिल होंगे। महिला कर्मचारियों के लिए आश्रित ससुर सास भी इसमें जोड़े गए हैं। दुर्घटना कवरेज भी इसमें है। अगर कोई कर्मचारी घर से ऑफिस जाते समय दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे भी रोजगार से जुड़ी दुर्घटना माना जाएगा। इससे मुआवजा पाने का अधिकार भी मिलता है। 1 साल में ग्रेच्युटी, जी हाँ, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की निरंतर सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। चौथी बड़ी और आखिरी बात, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर तैयार किया गया है। ये कोड कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करने पर जोर देता है। साथ ही कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाकर दोनों जरूरतों के बीच संतुलन कायम करता है। आइए जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो महिलाएं रात में काम कर सकेंगी। महिलाओं को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते उनकी सहमति ली जाएगी। इसके लिए कंपनियों को उचित सुरक्षा निगरानी के प्रबंध करना अनिवार्य होगा। मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच भी होगी। हर कर्मचारी के लिए साल में 1 बार स्वास्थ्य जांच कंपनी की तरफ से कराना जरूरी होगा। इससे बीमारियों का जल्दी पता लगाने और रोकथाम में मदद मिल सकेगी। काम का टाइम जो है, कर्मचारियों के लिए काम के घंटे जो हैं 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह तक तय किए गए हैं। ओवर टाइम तभी होगा जब कर्मचारी सहमत हों और इसके लिए दोगुनी दर से भुगतान मिलेगा।
माइग्रेंट श्रमिकों की नई परिभाषा क्या है? तो अब वे सभी लोग माइग्रेंट वर्कर माने जाएंगे जो सीधे नियुक्त हों, ठेके पर काम करें या काम की तलाश में खुद दूसरे राज्य गए हों। इसके ज़्यादा श्रमिक कानूनी सुरक्षा के दायरे में आएंगे। राष्ट्रीय डेटाबेस असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की जानकारी जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार, सरकारी योजनाओं और अन्य सुविधाओं तक आसानी से जो है पहुंच मिल सकेगी। नियुक्ति पत्र क्या है? तो कंपनियों को हर कर्मचारी को एक नियुक्ति पत्र देना होगा जिसमें वेतन, नौकरी का विवरण और सोशल सिक्योरिटी की जानकारी होगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। पीड़ित मुआवजा भी जरूर देना होगा। अगर कार्यस्थल पर चोट या मृत्यु होती है तो लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% हिस्सा पीड़ित या उसके परिवार को दिया जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। सुरक्षा समितियां भी होंगी। 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में एक संयुक्त सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि कार्यस्थल पर सुरक्षा लगातार निगरानी में रहे। ये सब बड़े फैसले लिए गए। 4 नए श्रम कानून लाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इसे देख करके, इस बदलाव को सुन करके? ज़रूर बताइएगा।